Hello everyone, welcome back and now we are going to discuss about one second. अच्छा, so in this lecture we are going to discuss from the question number 22, क्वेश्चन नंबर 21 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार अगर आपको रिवाइज करवाऊं तो हमने चालू किया था सर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नाम का चैप्टर, उसके अंदर में 6 यूनिट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल आता है, उसके बाद में कैश को कैसे मैनेज करना, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना, रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करना, पेबल्स को कैसे मैनेज करना। तो ये सारा मैनेजमेंट वाला हिस्सा है और लास्ट में इस पूरे वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कैसे करना वाला टॉपिक था। पहला क्वेश्चन था सर आपका कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। उसके बाद में हमने देखा कि अगर किसी भी असेट को करंट कहना है तो क्या कंडीशन है, किसी भी लाइबिलिटी को करंट कहना है तो क्या कंडीशन है। चौथा हमने देखा था कि करंट असेट्स में ग्रुपिंग क्या क्या होती है, मतलब करंट असेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और करंट लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती है, तो पेबल्स और आउटस्टैंडिंग पेमेंट। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सर वर्किंग कैपिटल को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। वैल्यू के बेसिस पे दो ही चीज़ें होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। टाइम के बेसिस पे दो चीज़ें होती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल हमने बताया था कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट असेट्स में जितना इन्वेस्टमेंट्स है, और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज है। तो ये हो गया था। उसके बाद में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द व्यू ऑफ टाइम। परमानेंट वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, जो साल भर नॉर्मली लगते रहता है उतना वर्किंग कैपिटल, लेकिन एकदम से अगर कोई सेल बढ़ जाता है तो उसके लिए जब हम वर्किंग कैपिटल बढ़ा देते हैं उस चीज़ को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। उसके बाद में देखा था कि व्हाट विल हैपन, मतलब अगर वर्किंग कैपिटल आपका ऑप्टिमम मेंटेन नहीं रहा, या तो ज़्यादा हो गया या तो कम हो गया, तो क्या होगा। ज़्यादा हो गया तो सर अननेसेसरी पैसा ब्लॉक रहेगा आपका वर्किंग कैपिटल में, और कम हो गया तो आपको रिस्क रहेगा कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, सेल्स कम ना हो जाए, कस्टमर ना भाग जाए, ये वो सब चीज़ें। आठवां चीज़ था आपका कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना शॉर्ट टर्म में एज वेल एज लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में मैनेज करना ज़रूरी है क्योंकि हमको डे टू डे बिजनेस चलाना है, कस्टमर्स को मेंटेन करके रखना है, सेल्स को इंक्रीज करना है। लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो डिसीजन लेते हैं, बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट्स के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। 10 लाख रुपए का आपने असेट खड़ा कर दिया, लेकिन उस असेट को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल जितना पैसा नहीं है तो वो असेट बेकार में पड़ा रहेगा, 10 लाख रुपए फंसे हुए रहेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल भी मैनेज किया जाए। क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन को दर्शाते हैं। एक चीज़ है करंट रेशियो। करंट रेशियो में क्या आता है, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज, वही चीज़ वर्किंग कैपिटल में आती है। फिर आता है क्विक रेशियो, या फिर आप बोलते हो उसे एसिड टेस्ट रेशियो, वो भी वर्किंग कैपिटल में आता है। सो ये चीज़ हमने देखी थी। 10th क्वेश्चन में हमने देखा था कि दो ऐसी अहम चीज़ें बताओ जो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज कि एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखे, जितना चाहिए उतना वर्किंग कैपिटल साल भर हम मेंटेन करके रखे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है कि जितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है वो लाना कहाँ से, फाइनेंसिंग कहाँ से करना। उसके बाद था कि सर एंटायर प्रोसेस वर्किंग कैपिटल की एक्सप्लेन करो। ये भी वही चीज बोलती है कि साल भर मेंटेन करके रखना और उसके बाद में उसकी फाइनेंसिंग करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। मेंशन द फैक्टर विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी पड़ेगी, कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। फिर बिजनेस का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, मैंने कंस्ट्रक्शन और फूड इंडस्ट्री वाला एग्जांपल दिया था। मार्केट में डिमांड एंड कंडीशन कैसी है, टेक्नोलॉजी क्या है, क्या आप फॉलो कर रहे हो, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और प्राइसेस अगर चेंज होती है तो। ये सारी 9 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 13, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व करता है 3 E's को। एक तो था इकोनॉमी, दूसरा इफिशियंसी, तीसरा इफेक्टिवनेस। उसके बाद में किस तरह से ग्रुप कर सकते हो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को सर, 2 हिस्सों में। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी और दूसरा था आपका इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के बारे में क्वेश्चन नंबर 15 में हमने डिस्कस किया कि लिक्विडिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो लिक्विडिटी कम होती है। तो एक ट्रेड ऑफ बना के रखना, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इसी से रिलेटेड हमने देखा था कि जो वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट होते हैं, इन्वेंट्री, डेटर्स, आपका कैश और ये सब चीज़ें ज़्यादा रही तो क्या फ़ायदा होता है और कम रही तो क्या फ़ायदा होता है। और बीच में हमने देखा था कि ट्रेड ऑफ यानी बैलेंस बना के रखना। 17th आइटम था हाउ विल अ कंपनी डिसाइड हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड। किस तरह से कंपनी को पता चलेगा कि कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। ये तो सर डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन में, ये पता नहीं लगा सकते। यही चीज़ हमने फाइनली डिसाइड की थी इसके अंदर में। फिर वर्किंग कैपिटल की कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, और वो फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहले नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, दूसरा था प्रोडक्ट्स के टाइप क्या होते हैं, तीसरा था मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस ट्रेडिंग वर्सेस सर्विस,
चौथा था वॉल्यूम ऑफ सेल्स, उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी, एंड देन 19th क्वेश्चन था कि 3 तरह की वर्किंग कैपिटल मतलब पॉलिसी हो सकती है या फिर आप अप्रोच हो सकता है। एक तो एग्रेसिव अप्रोच हो सकता है जिसमें वर्किंग कैपिटल आप बहुत कम रखो। दूसरा कंजर्वेटिव अप्रोच होता है जिसमें आप सेफर साइड चलते हो और वर्किंग कैपिटल काफ़ी हाई रखते हो। और तीसरा था मॉडरेट अप्रोच। मॉडरेट अप्रोच में आप क्या करते हो, मेंटेन करके रखते हो, ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद में करंट असेट टू फिक्स्ड असेट रेशियो देखा था हमने कि करंट असेट टू फिक्स्ड असेट रेशियो क्या होता है, और करंट असेट टू फिक्स्ड असेट रेशियो अगर ज़्यादा है तो आप कंजर्वेटिव चल रहे हो, कम है तो आप एग्रेसिव चल रहे हो, ये होता है। और उसके बाद मॉडरेट। आइए सर क्वेश्चन नंबर 22 से हम शुरू करते हैं। 1 सेकंड पानी पी लूँ मैं। 5 मिनट लगे हमको रिवाइज करने में। जस्ट अ मिनट। चलो, ऑपरेटिंग साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल। वो ध्यान देंगे सर सेंटेंसेस पे। आप थेरी कराए जा रहे सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कब लेंगे? लेंगे सर, थोड़ा सा सब्र रखो। ऑपरेटिंग साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल की नीड्स को एस्टिमेट करने के लिए, पता लगाने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। यानी अगर आपको कंपनी में पता लगाना है कि मेरी कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, मेरी वर्किंग कैपिटल की नीड कितनी होगी, 2 जगह पैसा लगता है कंपनी में। जब आप इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस, इन सबसे पैसा लेके आते हो, 2 जगह पैसा लगता है। एक तो वो पैसा जाता है फिक्स्ड असेट्स में, दूसरा पैसा जाता है करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज में। तो वर्किंग कैपिटल इसको कहा जाता है। इस वर्किंग कैपिटल में कितने पैसों की जरूरत है ये डिपेंड करता है कई सारे मेथड्स पे। ऑपरेटिंग साइकिल सबसे बेस्ट मेथड है। अब ध्यान दो, हाउएवर देयर आर अदर डिफरेंट मेथड्स विच कैन बी यूज्ड इन एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। और सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल ही नहीं, दूसरे भी मेथड है जो कि वर्किंग कैपिटल की आपकी जरूरत को एस्टिमेट करके दे सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन करो ऐसी मेथड्स को। सर सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड क्या होती है, उसके बाद हम दूसरी मेथड्स पे काम करेंगे या डिस्कस करेंगे। अब मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने पहले ले लिया। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 24 मैंने पहले लेना चाहिए था। अब क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 22 ले ही लिया है, तो आप दिमाग में मान के चलो कि थोड़ी ही देर में हम ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं दूसरी और मेथड्स क्या होती है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले मेथड क्या है? करंट असेट होल्डिंग पीरियड। करंट असेट्स को आप कितने दिन तक होल्ड करके रखते हो? एग्जाम्पल के तौर पे करंट असेट्स में क्या आता है? इन्वेंट्री, कैश, डेटर्स, रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो एग्जाम्पल के तौर पे आप करंट असेट्स को, लेट्स से इन्वेंट्री को 20 दिन तक होल्ड करके रखते हो, डेटर्स को 30 दिन की पॉलिसी दी, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी 30 दिन के थे। तो इस तरह से मिला के आपका वर्किंग कैपिटल जो करंट असेट्स वाला पार्ट है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, वो कितना हुआ? 20 दिन तो स्टॉक को बनने में लगेगा, उसके बाद स्टॉक बना, ठीक है, उसके बाद डेटर्स का आपका कलेक्शन पीरियड 30 दिन तो 50, और उसमें 30 दिन का प्रीपेड एक्सपेंसेस तो 80। इस तरह से 80 दिन हो गए आपके करंट असेट का होल्डिंग पीरियड। ध्यान देंगे, ये 80 दिन जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल नीड बेस्ड ऑन द एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ करंट असेट्स एंड रिलेटिंग देम टू कॉस्ट बेस्ड ऑन द कंपनीज एक्सपीरियंस इन द प्रीवियस ईयर। दिस मेथड इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है सर, हमको समझ में नहीं आया एग्जाम्पल लेके बताओ या फिर फॉर्मूला लेके बताओ। फॉर्मूला, एग्जाम्पल सारे हम आगे देखने वाले हैं। अभी जितना दिमाग में जाता है उतना ही इनफ है। एक चीज़ ध्यान दो, जब भी आप स्टॉक खरीद के रखते हो तो तुरंत के तुरंत तो प्रोडक्शन में नहीं डालते। आई बात समझ में? जैसे मैंने बुक्स अगर प्रिंट करनी है या मेरे यहाँ पे प्रिंटर है, तो मैं जब प्रिंटिंग करना होता है तभी पेपर लाता हूँ क्या? नहीं, मैं पहले से पेपर ला के रखता हूँ, तो वो तो मेरे स्टॉक में पड़ा है।
स्टॉक में मान लो हो सकता है ऑन एन एवरेज 20 दिन तक मेरा वो पेपर पड़ा रहता है, फिर मैं मानता हूँ कि वो प्रिंटिंग में चला जाता है। तो 20 दिन का स्टॉक हो गया, 20 दिन तक वो पैसा आपका वहाँ फंसा रहा। तो लेट से 10,000 रुपये का पेपर है, वो 20 दिन तक 10,000 रुपये मेरे पेपर के फॉर्म में पड़े रहे 20 दिन तक। उस पेपर को फिर मैंने प्रोडक्शन में डाला, बुक्स तैयार होकर फिनिश गुड्स तैयार हुआ, वो भी 10 दिन तक और मान लो पड़ा रहा। तो अब फिनिश गुड्स की कॉस्ट तो बढ़ जाती है। लेट से 15,000 का फिनिश गुड्स है, 10,000 लिखते चलते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग साइकिल ही है, उन्होंने भी यही चीज़ लिखी है कि ऑपरेटिंग साइकिल पे ही बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। ध्यान दो, आपका स्टॉक है रॉ मटेरियल का 20 दिन तक 10,000 का, फिर 10 दिन तक फिनिश गुड्स का स्टॉक है 20,000 का, ठीक है। उसके बाद डेटर्स आपके ले लो, डेटर्स को जाता है ये माल, और डेटर्स को आप क्या करते हो, मान लो ये 20,000 का माल अगर आप बेच रहे हो तो 20,000 का 20,000 में नहीं बेचते, आप उसको 25,000 में बेचोगे, प्रॉफिट भी तो कमाओगे ना। तो लेट से डेटर्स को आप देते हो, लेकिन आपको लेना यहाँ पे 20,000 है। आप अपनी एंट्री मारो 25,000 की बुक्स में प्रॉफिट निकालने के लिए, वो बात अलग है। हमको अभी प्रॉफिट नहीं निकालना, हमको पता करना है कि हमारा कितना पैसा फंसा हुआ है। तो जो 25,000 का माल आपने डेटर्स को बेचा, उसमें क्या 25,000 फंसे हुए थे? नहीं सर, आपकी जेब से तो उसमें 20,000 लगे थे। तो कॉस्ट बेसिस पे लो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो मेरा सेल्स होता है, सेल्स बेसिस पे मत लो, कॉस्ट बेसिस पे लो, ठीक है। डेटर्स हो गया 30 दिन तक। अब उसके बाद में कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट अगर होते हैं 10 दिन के, तो लेट से 5,000 के वो होंगे। इस तरह से मिला के अगर आप ध्यान दोगे तो 20 और 10, 30 और 30, 60, 70 दिन का करंट असेट को होल्ड करके रखने का पीरियड आता है। फिर 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 5 आप कर लो 55,000 रुपये की आपकी रिक्वायरमेंट बनती है 70 दिन की। इस तरह से ये कैलकुलेशंस होते हैं प्रॉपर तरीके से, और इसमें कुछ रूल्स वगैरह है जो हम अप्लाई करेंगे आगे जब क्वेश्चंस आएंगे। मैंने जो आपको ये बताया ये ऊपर ऊपर मोटा मोटा बताया, ठीक है। रेशियो ऑफ सेल्स, वर्किंग कैपिटल कंपनी में कितनी ज़रूरत है ये पता लगाने का एक और तरीका है। आपका सेल्स पिछले साल का 2 करोड़ रुपए का था, अब उसमें से वर्किंग कैपिटल जो एक्चुअल में पिछले साल लगा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस काम आता है आपको यहाँ पे, लेट से वो है 10% का, यानी कि आपको 20 लाख का वर्किंग कैपिटल लगता है। अब इस साल अगर आप एस्टिमेट कर रहे हो कि 5 करोड़ का सेल होगा, तो आप एक रेशियो बना लो ना। अब आपका 20 लाख वर्किंग कैपिटल तो नहीं, आपको इतनी तो चीज समझ में आ रही है कि यार अगर सेल्स बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा नॉर्मली, तो आप उसका रेशियो ले लो। सो 10% पिछली बार था, तकरीबन 10% आप अगर अभी रखो तो 50 लाख का वर्किंग कैपिटल की नीड है, ये आप एस्टिमेट कर सकते हो। एक्चुअल में तो कुछ और ही होगा, हमको एस्टिमेट करना है, तो हम इस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल टू सेल्स प्रीवियस ईयर में 10% था, तो इस साल अगर 5 करोड़ का सेल्स होना है तो उसका 10% आता है 50 लाख, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रेशियो ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, अब आपकी कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स लास्ट ईयर में थे मान लो लेट से 50 लाख के, और आपका 20 लाख का कर वर्किंग कैपिटल था, जैसे कि मैंने ऊपर बताया एक्चुअल में। सो अगर आप देखोगे तो आपका तकरीबन 30%, 40% का रेशियो बनता है, 40% का आपका रेशियो बनता है वर्किंग कैपिटल का। अब आप सेल्स का नहीं, फिक्स्ड एसेट्स का रेशियो भी तो रख सकते हैं। अगर फिक्स्ड एसेट्स का रेशियो रखना चाहते हो तो इस साल के आपको फिक्स्ड एसेट्स को एस्टिमेट करना पड़ेगा। सो लेट से अगर आप एस्टिमेट करते हैं कि हम 20 लाख का फिक्स्ड एसेट्स और बढ़ाएंगे, तो उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा 28 लाख। तो आपने एस्टिमेट कर लिया कि हमको इस साल 28 लाख रुपए के वर्किंग कैपिटल की नीड है, ये भी एक तरीका है। सो हमने क्या क्या तरीके देखे सर? देखो, हमने तरीका देखा फिक्स्ड एसेट्स का रेशियो, करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल टू फिक्स्ड एसेट्स। हमने देखा सर सेल्स का रेशियो, या हमने देखा सर आपका करंट एसेट होल्डिंग पीरियड। ये 3 चीज़ें हमने देखी अभी तक, रेशियो ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ सेल्स और करंट एसेट्स टू होल्डिंग पीरियड, ये था। अब आगे आते हैं। अब ये जो 3 मेथड हमने देखी ना, ये आगे आपको एज सच कहीं काम नहीं आने वाली ज़्यादा। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग साइकिल पे बेस्ड है, ये हम देखेंगे आगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ध्यान से। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन चूजिंग द मेथड टू बी यूज्ड इन एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल। कई सारे ऐसे पहलू हैं, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं कि आप कौन सी मेथड चूज करते हो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पता लगाने के लिए। इन सारे फैक्टर्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, या फिर दूसरे तरीके से बोलो तो, अब ध्यान दो, a number of factors
इम्पैक्ट द चॉइस ऑफ मेथड यूज्ड इन द एस्टिमेटिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो ये एज सच कुछ काम नहीं। फैक्टर जैसे कि सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजन पे डिपेंड करता है। मैं अगर कूलर बेच रहा हूँ, कूलर, ठीक है, कूलर बेचता हूँ तो गर्मियों में वो कूलर्स ज़्यादा बिकते हैं, बाकी टाइम पे कूलर्स बिकेंगे नहीं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट गर्मियों में मेरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। बाकी ठंडी में कूलर्स तो बिकेंगे नहीं, तो मेरी वर्किंग कैपिटल में वहाँ पे रखूंगा ही नहीं। तो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, और बिजनेस टू बिजनेस अलग होता है। सो कई सारे फैक्टर्स में एक आता है सीजन, सीजनल फ्लक्चुएशन। अब मैं वीडियो लेक्चर्स बेचता हूँ, तो मेरे यहाँ पे बुक्स की, पेन ड्राइव की जो वर्किंग कैपिटल की नीड है वो कब बढ़ती है पता है? अटेम्प्ट के बाद में। जैसे ही मई जून का अटेम्प्ट होता है, बच्चों का खरीदना शुरू हो जाता है, जैसे ही रिजल्ट आता है बच्चों का एकदम से खरीदना शुरू हो जाता है, और बाकी साल भर नॉर्मल चलता रहता है। सो ये सीजन पे डिपेंड करता है। उसके बाद में एक्यूरेट सेल्स फॉरकास्ट। अभी वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया? सेल्स का परसेंटेज ले लो वर्किंग कैपिटल में। अब आपने वहां फोरकास्ट लगाया 5 करोड़ का सेल्स होगा, तो आपने उसका 10% 50 लाख का वर्किंग कैपिटल बोला। अब आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड डिपेंड करती है कि आपने जो 5 करोड़ का सेल्स का फोरकास्ट लगाया या एस्टिमेट किया या भविष्यवाणी की, वो कितनी सही है। अगर उसी के आसपास आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपने, आपको पता चला कि यार एकदम से 8 करोड़ का सेल्स हो गया, तो ऐसे टाइम पे आपका वर्किंग कैपिटल और बढ़ाना पड़ेगा, और उस टाइम पे शायद आप पैनिक कर जाओगे, क्योंकि 30 लाख रुपए और लगने हैं। 50 + 30 80, सो 30 लाख रुपए और लगने हैं, और ये कहाँ से लाए? और नहीं लाएंगे तो सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वेरिएबिलिटी इन सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना ऊपर नीचे होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। प्रोडक्शन साइकिल एंड क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज ऑफ द फर्म ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल क्या बोला उन्होंने? क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज ले लो और प्रोडक्शन साइकिल ले लो। अब अगर आप 10 कार बनाना चाहते हो, और 10 कार को बनने के लिए लेट से 10 दिन लग रहे हैं, तो 10 कार जितनी कॉस्ट आपकी WIP में पड़ी रहेगी, लेट से 5 लाख की एक कार की WIP की कॉस्ट है, तो 50 लाख रुपए आपका WIP में पड़ा है, वो वर्किंग कैपिटल में आ गया। लेकिन अगर आप कार एक साथ ज़्यादा बनाते हो, या लेट से 10 दिन के बजाय आपको वो 20 दिन लगते हैं उन्हीं 10 कार को बनाने के लिए, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन का साइकिल है वो 10 दिन ना होके 20 दिन है। कोई भी कार बनाने के लिए जितना टाइम लगता है उस चीज़ को बोला जाता है प्रोडक्शन का साइकिल, कोई भी असेट बनाने के लिए। सो 10 दिन नहीं, अगर 20 दिन है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो 50 लाख का वर्किंग कैपिटल है WIP का, ये बढ़ जाएगा? यस सर, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि वेजेस लगेंगे, सैलरी, रेंट, ये सब उसमें अलोकेट करना पड़ेगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अब आपने डेटर्स को कितना टाइम दिया है? अगर डेटर्स को 30 दिन का टाइम दिया, तो 30 दिन का सेल्स डेटर्स में फंसा हुआ रहेगा, उससे वर्किंग कैपिटल पता चलता है। लेकिन डेटर्स को 50 दिन का टाइम दिया, तो 50 दिन का सेल्स उसमें फंसा रहेगा, उससे आपको वर्किंग कैपिटल पता चलता है। Therefore, there should be given a due weightage. They should be given due weightage in projecting working capital requirement. So ऐसे कुछ फैक्टर्स हमने देखे: सीजनल फ्लक्चुएशन, एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, सेलिंग प्राइस में कितने चेंजेस आते हैं, प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज क्या होती है। तो ऐसे 6-7 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि सर ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब क्या होता है। यूज्ड एज अ टूल फॉर मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स कैलकुलेशंस। चलो ऐसी बात है, 2 मिनट होल्ड करो। सॉरी, ध्यान दो। अब आपको क्या एक्सप्लेन करना है सर? ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल एक्सप्लेन करना है। यूज्ड एज अ टूल फॉर मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल एंड ऑल्सो इट्स एक्सप्लेनेशन। ऑपरेटिंग साइकिल एनालाइजेस द अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स पेबल साइकिल इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डेज।
अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री और पेबल, ये मेजर पार्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अकाउंट रिसीवेबल यानी कि डेटर्स एनालाइज किए जाते हैं बाय द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू कलेक्ट एन अकाउंट। ये चीज यहीं पे समझ लेना। मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, ध्यान दो। साल में डेज पकड़ के चलो आप फिलहाल कन्वीनियंस के लिए कि 360 होते हैं। साल भर का आपका सेल्स पकड़ लो आपकी 360 करोड़ का होता है एग्जाम्पल। तो पर डे सेल्स कितना हो गया? 1 करोड़ का होता है। ये तो आप बोल सकते हो, ठीक है। अब डेटर्स नॉर्मली 30 दिन में पेमेंट करते हैं। डेटर्स नॉर्मली 30 दिन में पेमेंट करते हैं, यानी कि आज खरीदा हुआ माल 30 दिन बाद उसका कैश मिलेगा। अब आप मेरे को ये चीज बताओ कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितने दिन का है? सर 30 डेज का। ये बता सकते हो। जितने दिन में पैसा आ रहा है उतना कलेक्शन करने को टाइम लग रहा है। सो ऑन एन एवरेज हर डेटर आपका 30 दिन में पेमेंट करता है। रियल लाइफ में क्या होगा? आपने तो भले ही सारे डेटर्स को साल भर में 30 दिन का टाइम दिया, लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा? कोई डेटर हो सकता है 35 दिन में पेमेंट कर रहा हो, कोई डेटर हो सकता है 25 दिन में पेमेंट कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि 30 दिन का कलेक्शन पीरियड है आपका। और ये 30 दिन का कलेक्शन पीरियड कैसे निकाला जाता है? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना ज़रूरी है कि रिसीवेबल्स में आपका बैलेंस कितना रहता है। अगर रिसीवेबल में लेट से 30 करोड़ का बैलेंस रहता है हमेशा, ठीक है, रिसीवेबल्स में 30 करोड़ का बैलेंस रहता है, और सेल्स आप साल भर में 360 करोड़ के करते हो, ठीक है। सो डेटर कलेक्शन पीरियड क्या आता है कि 360 करोड़ का सेल डिवाइडेड बाय अगर आप 30 करते हो तो ये आता है 12 मंथ्स। 12 मंथ्स नहीं, 12 ये आता है आपका डेटर टर्नओवर रेशियो। ये क्या आया? आप ध्यान दो, 30 करोड़ का डेटर्स रहता है साल भर, ठीक है, और 360 करोड़ का आप सेल्स करते हो साल भर में। साल भर में डेटर्स का बैलेंस 30 करोड़ ही रहता है, यानी कि यहां पे समझाता हूं फिर से। लेट्स से आज कुछ सेल्स किया आपने 1 करोड़ का, आज सेल्स किया 1 करोड़ का सेल्स हुआ। अब इसकी एंट्री क्या करोगे आप? डेटर्स डेबिट टू सेल्स, ये आप एंट्री करते हो 1 करोड़ रुपए। दूसरे दिन भी आपका सेल्स हुआ फिर से 1 करोड़, तो अब आप करोगे सर डेटर्स डेबिट 1 करोड़ टू सेल्स 1 करोड़। अब आप दूसरे दिन के अंत में अगर आप देखोगे तो डेटर्स का बैलेंस कितना? 2 करोड़, सेल्स का बैलेंस कितना? 2 करोड़, ठीक है। ऐसे 30 दिन तक कहानी चलाओ, सेम एंट्री 30 दिन तक होती रहेगी। 30 दिन के एंड में डेटर्स का बैलेंस दिखेगा 30 करोड़ और सेल्स का बैलेंस दिखेगा 30 करोड़, ठीक है। ये तो चीज समझ में आ रही। अब आपने डेटर्स को टाइम दिया है कि 30 दिन के अंदर में पेमेंट करना है। डेटर्स को टाइम दिया है कि 30 दिन के अंदर में पेमेंट करना है। अब आप सोचो 31st डे यानी कि अगले महीने की 1 तारीख ले लो, 31st डे को क्या होगा? 31st डे को नॉर्मल जो चल रहा था डेटर्स डेबिट होगा 1 करोड़ से, सेल्स क्रेडिट होगा 1 करोड़ से, तो यहां पे बैलेंस 31 करोड़ और 31 करोड़ हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक और नया ट्रांजैक्शन अब शुरू होगा। ये नया ट्रांजैक्शन रहेगा कैश डेबिट 1 करोड़, डेटर्स क्रेडिट 1 करोड़। क्यों सर, ये नया ट्रांजैक्शन कहां से आया? 30 दिन तक ये ट्रांजैक्शन नहीं चल रहा था, लेकिन 31वें दिन से ये शुरू हो गया और हर रोज शुरू रहेगा अब आने वाले साल में, और अगले साल में भी, और अगले साल में भी।
जब बिजनेस सेटअप किया था तो हो सकता है स्टार्टिंग के 30 दिन में ना हो, लेकिन अगले साल की 1 तारीख से ही ये सब शुरू हो जाएगा। क्यों और क्या है ये? जो सेल्स आपने किया था पहले दिन का, उसको 30 दिन का टाइम दिया था पैसे देने के लिए, तो उसने 30 दिन बाद आपको पैसे दे दिए, तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश डेबिट टू सेल्स डेटर्स, राइट? कैश डेबिट टू डेटर्स, ये आपने एंट्री की। इसके दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन ये जो बंदा है बी, ये पेमेंट करेगा। पहले दिन ए ने पेमेंट किया, दूसरे दिन बी ने पेमेंट किया, ऐसे कर करते अब इधर एक दिन बढ़ोगे तो इधर वाला पेमेंट करेगा, उधर एक दिन बढ़ोगे तो इधर वाला पेमेंट करेगा, और एक दिन बढ़ोगे तो इधर वाला पेमेंट करेगा। इस तरह से क्या हो रहा है? हर दिन 2 एंट्री हो रही है। ध्यान देना, हर दिन 2 एंट्री हो रही है। मैं फिर से लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, 31st डे से हर दिन 2 एंट्री हो रही है। डेटर्स 1 करोड़ से डेबिट हो रहा है, सेल्स 1 करोड़ से क्रेडिट हो रहा है, ये एक एंट्री। कैश डेबिट हो रहा है 1 करोड़ से और डेटर क्रेडिट हो रहा है 1 करोड़ से, ये दूसरी एंट्री। और लॉजिकली देखोगे तो इस दिन से लेके, पहले दिन से लेके डेटर्स का बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि 1 करोड़ ऐड हो रहा है और एन एवरेज 1 करोड़ माइनस हो रहा है। 1 करोड़ ऐड हो रहा है, 1 करोड़ माइनस हो रहा है, 1 करोड़ डेबिट हो रहा है, 1 करोड़ क्रेडिट हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा पता है? ये बैलेंस वापस उस दिन के अंत में ये बैलेंस आपको ऐसा दिखेगा, डेटर्स 30 करोड़, सेल्स 31 करोड़। अगले दिन डेटर्स 30 करोड़, सेल्स 32 करोड़। अब डेटर्स 30 करोड़ ही चलेगा सर, क्योंकि डेटर्स में 1 करोड़ ऐड होता है, 1 करोड़ माइनस होता है। सेल्स माइनस नहीं हो रहा, सेल्स तो 1-1 करोड़ से क्रेडिट होते जा रहा, सेल्स तो बढ़ते जाएगा। तो ये कहानी ऐसे चलेगी। यानी साल भर डेटर्स कितना है आपका? 30 करोड़ का मेंटेन करके रखा है। डेटर कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए 2 चीजें आपको लगती है, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो आपको यह बताता है कि आप कितने टाइम्स डेटर्स को टर्नओवर में कन्वर्ट करते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो यानी कि क्रेडिट सेल्स जो आपने क्रेडिट में दिया, मतलब डेटर्स तो देखो सेल्स 2 तरह के होते हैं, कैश और क्रेडिट। कैश सेल्स से डेटर क्रिएट नहीं होता, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। सो साल भर का सेल्स था 360 करोड़ का और डेटर्स थे हमेशा 30 करोड़ के। तो अगर आप देखोगे तो 12 आता है आंसर, यानी कि 12 बार आप डेटर्स को कन्वर्ट कर लेते हो सेल्स में। 12 टाइम्स यू कन्वर्ट द डेटर्स इनटू सेल्स, क्रेडिट सेल्स। सो 12 इज योर डेटर को टर्नओवर करने का रेशियो। सो अब साल भर में 360 दिन होते हैं मेरे, 12 बार में 360 दिन में 12 बार डेटर्स को सेल्स में कन्वर्ट करता हूं। डेटर्स जितनी अमाउंट सेल्स में ऐड होती है, 12 बार डेटर्स जितनी अमाउंट सेल्स में ऐड होती है, तो 12 इंटू 30, 360। तो इससे आपका आंसर आता है कि 30 दिन लगते हैं डेटर से पैसा लेने में। डेटर से पैसा लेने में कितने दिन लगते हैं ये पता करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए आपको, कि साल में दिन कितने होते हैं और डेटर का टर्नओवर रेशियो कितना है। साल में दिन कितने होते हैं ये हमेशा बताने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ पता लगाना जो जरूरत रहेगी तो वह है डेटर टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन में दिया होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे। वेट क्वेश्चन में दिया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया होगा तो हम कैलकुलेट करते हैं। और डेटर टर्नओवर रेशियो को, फॉर्मूला को याद नहीं करना, दिमाग में रखो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स और टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स मतलब रिसीवेबल्स, टर्नओवर मतलब क्रेडिट सेल्स कितना है जिससे रिसीवेबल्स क्रिएट होता है, कैश नहीं क्रेडिट। तो डेटर्स को टर्नओवर में मैं कितनी बार कन्वर्ट करता हूं साल भर में, वो हो गया। सो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स, आपका डेटा टर्नओवर रेशियो आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे
मैं आपको बताता हूँ। आपके घर पे एग्जांपल लेता हूँ, रुको समझाता हूँ आपको। हाँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से आपके घर में 50 लोग हैं मेहमान, ठीक है? 50 मेहमान है और आप सबको चाय पिलाने वाले हो, लेकिन आपके घर में 5 ही कप है, 5 ही कप है। अब आप ये मुझे बताओ, आप इन 5 कप की मदद से कितनी बार ऐसे चक्कर लगाओगे चाय देने के लिए? 5 कप पहले दोगे, 5 लोगों का चाय पीना हो गया, वापस लेके गए, धोए, वापस दिया चाय। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन सोचो 50 लोगों को चाय पिलाने के लिए ये 5 कप कितनी बार यूज होने वाले हैं? कितनी बार यूज होंगे? 10 बार यूज होंगे। क्योंकि आपने क्या कैलकुलेशन लगाया? 50 कप, सॉरी 50 लोग, 5 कप, 50 डिवाइडेड बाय 5, 10। 10 बार आपने टर्नओवर में कन्वर्ट किया। मतलब इनका जो चाय पीने का टर्नओवर रेशो है वो है 10। 10 बार ये कप टर्नओवर होते हैं चाय के ग्लास में, मतलब चाय में टर्न होते हैं। सो इट्स लाइक डेटर टर्नओवर रेशो का भी मतलब हो गया कि डेटर्स को कितनी बार आप सेल्स में कन्वर्ट करते हो, कप्स को कितनी बार आप चाय में लोगों को सेटिस्फाई करने में, चाय पिलाने में कन्वर्ट करते हो। 10 बार आपने चाय के चक्कर लगाए थे, चाय लेके आना ले जाना। क्यों? क्योंकि 5 कप एक साथ कंप्लीट होता है। वैसे 30 करोड़ का डेटर वन टाइम हो गया, तो 360 करोड़ का सेल्स कितने टाइम हो गया? 12। ये हो गया आपका डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा कलेक्शन पीरियड। आगे भी और बहुत सारा हम देखेंगे इसमें। इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री की बात करो। Inventory is analyzed by the average number of days it takes to turn over the sale of a product from the point of it comes to the store point, comes in the store to the point it is converted to cash or an accounts receivable. अब इन्होंने इन्वेंट्री में ना सीधा डायरेक्ट स्टॉक बताया कि ट्रेडिंग अगर मैं करता हूं, मान लो, ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, स्टॉक रॉ कंजम्पशन पीरियड निकालना पड़ेगा। लेट्स से रॉ मटेरियल नहीं, स्टॉक कंजम्पशन पीरियड निकाल लेता हूँ मैं। फिलहाल आज सच कुछ काम नहीं आएगा ये आगे ज़्यादा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। वो उसमें ये पूछा गया है कि आप साल भर में कितना कंज्यूम कर लेते हो स्टॉक को, कितना कंज्यूम करोगे स्टॉक को साल भर में, डिवाइडेड बाय, अगर आप ये करोगे कि, अच्छा इसका कलेक्शन पीरियड निकालना है ना, कन्वर्जन साइकिल निकालना है यार। इन्वेंट्री इज एनालाइज्ड बाय द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू टर्न ओवर द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। ये आज सच कोई काम का नहीं है यार, इसको क्या करोगे आप? क्योंकि इन्वेंट्री में 3 हिस्से होते हैं। अच्छा मैं टाइम क्यों लगा रहा हूँ, हाँ ऐसा मत सोचना कि सर को समझ में नहीं आ रहा। इन्वेंट्री में 3 चीज़ आती है, एक आता है रॉ मटेरियल, एक आता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक आता है फिनिश गुड्स। और तीनों का कैलकुलेशन अलग अलग होता है। और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इन्वेंट्री लिखा है, तो इन्वेंट्री में सारी चीज़ें आ गई, तो एक फॉर्मूला नहीं बन सकता। अब यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा तीनों के अलग अलग फॉर्मूला क्या है, ठीक है? सो फिलहाल के लिए क्या मान के चले हो आप कि इन्वेंट्री का मतलब है, इन्वेंट्री का जो साइकिल होता है वो साइकिल को, इसका मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल जब आप लेके आते हो तो कितना दिन ऑन एन एवरेज रॉ मटेरियल आपके स्टोर में पड़ा रहता है बिफोर शिफ्टिंग इट टू द प्रोडक्शन हाउस। प्रोसेस क्या होती है, अब ये जानना आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है आपका स्टोर, कंपनी में आपका ये स्टोर है, यहाँ पे आप रॉ मटेरियल लाते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल लेके आते हो। इसके बाद क्या होता है ना सर, ये जाता है फैक्ट्री में, ठीक है,
ये जाएगा फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में जाएगा तो क्या होता है, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ जाने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड इसमें ऐड होते हैं, और इससे क्या बनता है सर, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। जब तक इसके अंदर है वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये जाके अपना दूसरे स्टोर में रखा जाता है, और इसको कहते हैं फिनिश गुड्स। ये प्रोसेस समझ में आ रही है आपको। मैंने माल खरीदा, माल खरीदता हूं तो सबसे पहले मैं क्रेडिटर से माल खरीदता हूं। ये अपना क्रेडिटर ले लो। इससे माल खरीद के मैंने स्टोर में लाके रखा, स्टोर में लाके रखा तो फिर उसके बाद प्रोडक्शन में डाला। प्रोडक्शन में डालने के बाद में, अच्छा ये आपको दिखा नहीं होगा ना, ये क्रेडिटर से माल खरीदा, रॉ मटेरियल स्टोर में लाके रखा, फिर प्रोडक्शन हाउस में डाला, प्रोडक्शन हाउस में डालने के बाद फिनिश गुड्स तैयार हुआ। अब कुछ दिन तक फिनिश गुड्स में पड़ा रहेगा, और उसके बाद में ये माल जाएगा, इसको हम बेच देंगे। ये कौन है सर, ये आपका डेटर है, ये डेटर्स। ठीक है। और डेटर्स से तुरंत तो हमेशा पैसा नहीं आते, जो तुरंत पैसा आते हैं उसको बोला जाता है कैश। ठीक है। डेटर से तो तुरंत पैसा नहीं आता, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। हाँ, तो डेटर से तो तुरंत पैसा नहीं आता, तो डेटर से कुछ दिनों बाद में आपको पैसा आएगा। ठीक है। डेटर से कुछ दिनों बाद में आपको पैसा आएगा, और वो कहा जाएगा आपका कैश। ये कैश आ गया, बैंक में पैसा आ गया। अब इसी कैश बैंक को आप इस्तेमाल करोगे, और अगली बार फिर से मटेरियल खरीद के लेके आओगे। मटेरियल खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसको रखोगे अपने स्टोर में, स्टोर के बाद में फिनिश गुड्स, WIP बनेगा, WIP के बाद फिनिश गुड्स के बाद में डेटर्स को बिकेगा, डेटर से कुछ दिनों के बाद पैसा आएगा, पैसा आने के बाद में ये। अब ये जो इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, पहली चीज़ तो। और इसके अंदर में क्या क्या आता है ध्यान देना। मैं चलता हूँ स्टॉक से चलते हैं हम। चलो यहाँ से चल लो। तो सबसे पहला आइटम आता है आपका क्रेडिटर, उसके बाद में आता है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी 3 तरह की इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, और उसके बाद आता है सर डेटर्स। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब होता क्या है, रॉ मटेरियल में आपका पैसा फंसा हुआ था। ठीक है। तो रॉ मटेरियल कितने दिनों तक स्टोर में रखा। प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं कार बनाने वाला हूँ, ठीक है, मैं कार बनाता हूँ, तो कार के लिए टायर्स है, हेडलैम्प्स है, सीट है, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील है, लाइट्स है बाकी की, और उसकी बॉडी है। ये सब चीज़ें मैंने लाके रखी रॉ मटेरियल के स्टोर में, मैंने खरीद के लाके रखी। आपको क्या लगता है जिस दिन मैंने खरीदा उसी दिन ये प्रोडक्शन में चला जाएगा? नहीं सर, पहले तो मैं सारा माल खरीद के लाके रखता हूँ। जैसे घर में हमको जिस दिन खाना बनाना होता है उस दिन हम चीज़ें खरीद के लाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह खरीद के लाते हैं, गेहूं खरीद के लाते हैं, नहीं, हम पहले से ही हमारे घर के स्टोर रूम में रख देते हैं वो लाके। तो ऑन एन एवरेज कितने दिन तक ये टायर्स, हेडलैम्प्स पड़े रहते हैं रॉ मटेरियल के स्टोर्स में बिफोर शिफ्टिंग इट टू द प्रोडक्शन हाउस, ये निकालना है आपको। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि ये 30 दिन तक यहाँ पे पड़े रहते हैं, उसके बाद में ये शिफ्ट हो जाते हैं प्रोडक्शन हाउस में। अब एक बार मटेरियल प्रोडक्शन हाउस में जाने के बाद में वहां से फिनिश गुड्स को तैयार होने के लिए, यानी कार को बनने के लिए तकरीबन 10 दिन लगते हैं, हम ये मान के चलते हैं। सो 10 दिन तक आपका पैसा वहां फंसा, 30 दिन तक आपका पैसा यहां फंसा, उसके बाद में फिनिश गुड्स तैयार हो गया, कार तैयार है, रेडी है। आप सोचो, कार रेडी है, आपने हुंडई ने या होंडा ने कार बना के रेडी रख ली। अब ये कार को जैसे ही बनाई प्रोडक्शन हाउस से, क्या उसी दिन बिक जाती है? नहीं, ये फिनिश गुड्स में पड़ी रहेगी, या तो उनके वहां पे पड़ी रहेगी या तो हमारे यहाँ पे शोरूम में पड़ी रहती है। तो फिनिश गुड्स में कुछ दिनों तक वो कार पड़ी रहेगी। अब कोई कार 15 दिन तक रह रही है, कोई कार इमीडिएटली बिक जा रही है, और कोई कार तो 6-6 महीने तक नहीं बिक रही। ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि सर 20 दिन तक एक कार पड़ी रहती है, फिनिश गुड्स इनका पड़ा रहता है यहाँ पे स्टोर में। उसके बाद वो बिक जाता है। चलो मान लो उसके बाद वो बिक गया। अब उसके बाद में बिक गया तो आपने पेमेंट किया, आपने डेटर्स को दिया, आपने कस्टमर को बेचा। अब कस्टमर्स जो होते हैं, मान लो अब कार नहीं कोई और एग्जांपल लो जहाँ पे डेटर्स क्रिएट होते हैं।
कस्टमर्स जो होते हैं वो तुरंत पेमेंट नहीं करते, कई सारा माल लेके जाते हैं, उसके 20 दिन 15 दिन ऐसा टाइम मांगते हैं पेमेंट करने के लिए। सो मान के चलते हैं सर 30 दिन लगते हैं डेटर्स को अपना पैसा देने के लिए। सो अभी हमारा पैसा किसके पास फंसा है? पूरी की पूरी कार जो हमने बनाई क्या फोकट में बनी? नहीं। क्या फ्री में बनी? नहीं सर। पैसा लगा ना? हाँ सर। रॉ मटेरियल में कुछ पैसा लगा, WIP में लगा, उसके बाद फिनिश गुड्स में लगा, ये सारा पैसा मिला के लेट से आपका खर्चा आया 15 लाख रुपए। अब ये 15 लाख की कार आपने किसको दे दी? डेटर्स को दे दी। आपको कुछ मिला? अभी तक नहीं मिला। यानी आपका पैसा किसके पास है? डेटर्स के पास। क्या मैं बोल सकता हूँ आपका पैसा फंसा हुआ है अभी तक? हाँ, 30 दिन तक आपका पैसा डेटर्स के पास में फंसा हुआ है। 30 दिन बाद में ये डेटर्स आपको पैसा दे देगा, आपके पास कैश आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? आप ये तो अभी तक आपका पूरा साइकिल जो मैंने आपको बताया, यहां पे पैसा फंसा हुआ था। बेनिफिट एक जगह मिलता है आपको, जहां पे सामान आप लेके आ जाते हो लेकिन पैसा नहीं देना पड़ता। एक तरह से नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होती है पैसा फंसे हुए होने वाली बात पे। जब आप क्रेडिटर से सामान लेते हो तो क्रेडिटर से लेट से आपने 20 दिन का क्रेडिट मांगा, यानी कि क्रेडिटर आपको ये बोलता है कि 20 दिन बाद मेरे को पेमेंट दे देना, 20 दिन बाद मेरे को पेमेंट दे देना। सो क्रेडिटर से जब आप सामान लेके आते हो तो 20 दिन की मोहलत मिलती है, बिना पैसे दिए आपको सामान मिल जाता है, यानी एक तरह से आपको एक बेनिफिट मिला है। बाकी हर केस में पैसा फंसा हुआ है लेकिन यहाँ पे पैसा निकल गया, हम ऐसा बोलते हैं। और इसी कैश को इस्तेमाल किया जाता है इसको पेमेंट करने के लिए। इसी कैश को हम इस्तेमाल करेंगे इसको पेमेंट करने के लिए। तो ये चीज़ समझ में आई आपको? ये है पूरा ऑपरेटिंग साइकिल, यानी आपका पैसा कहाँ कहाँ कब कब फंसा हुआ है ये पता करो। सो ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला होता है, आप रॉ मटेरियल में कितना दिन है, WIP में कितना दिन है, आपका फिनिश गुड्स में कितना दिन है, उसके बाद डेटर्स में कितना दिन है, माइनस क्रेडिटर्स का कितना क्रेडिट मिला, माइनस करेंगे क्योंकि क्रेडिटर से बेनिफिट है, पैसा फंसा हुआ नहीं है वहां पे, उसको तो देना पड़ता है हमने, बाकी सबसे तो लेना है। सो रॉ मटेरियल में लेट से हमारा कितना था, 30 10 20। रॉ मटेरियल में 30 दिन तक पैसा फंसा था, 10 दिन WIP में, 20 दिन फिनिश गुड्स में, 30 दिन डेटर्स के पास में और 20 दिन आपको लगे क्रेडिटर्स। अब टोटल अगर आप करेंगे तो ये होती है 30 20 50 और 30 80 में से 20 गए 60 में और 10 ऐड कर लो 70। 30 20 50 30 80 90 और 70 दिन का आपका ऑपरेटिंग साइकिल होता है। 70 दिन का आपका ऑपरेटिंग साइकिल होता है। इसके नीचे अगर आप लिखना चाहो तो एक सेंटेंस लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा होगा तो कहीं और लिख के रखो, आपके इसी क्वेश्चन में लिख के रखो 70 दिन का ऑपरेटिंग साइकिल। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स इट टेक्स 70 डेज, it means it takes 70 days for the cash it takes 70 days for the cash to be converted into it takes 70 days for the cash to be converted ये उसको ऐसा लिखो, इट टेक्स 70 डेज it takes 70 days to convert the blocked asset into cash, ऐसा लिखो, it takes 70 days to convert the blocked asset into cash। it takes 70 days to convert the blocked asset into cash। आगे और मैं बताऊंगा आपको। सो आपका अल्टीमेटली फॉर्मूला सर ये बनता है, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स एंड माइनस क्रेडिटर्स। ये चीज आपको समझे गया? आर का मतलब क्या होता है सर? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना था हमारे क्वेश्चन में? हमारे क्वेश्चन में था 30 दिन का स्टोरेज पीरियड। WIP होल्डिंग पीरियड, उसको स्टोरेज नहीं बोलते, होल्डिंग पीरियड, वो था हमारे इसमें 10 दिन का। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड 20 दिन का। डेटर्स कलेक्शन पीरियड बोलो आप, या डेटर्स कितने दिन में पैसा दे देते हैं, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, दैट इज 30। एंड क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर्स, यानी कि क्रेडिट पेमेंट पीरियड बोल सकते हो आप उसको, कलेक्शन नहीं, पेमेंट पीरियड, पेबल्स पेमेंट पीरियड, वो था 20। इस तरह से आपका आया 70, लेकिन ये 20 माइनस होता है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका आया 70। 70 इज व्हाट? ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ पे कहीं लिखा है तो मैं बताता हूँ। ध्यान दो, ये चीज पे ध्यान दो। वर्किंग कैपिटल साइकिल इंडिकेट करती है कि लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कितना टाइम लगता है बिटवीन अ कंपनीज पेइंग फॉर मटेरियल, हमने जब मटेरियल के लिए पेमेंट किया, एंटरिंग इनटू स्टॉक में एंटर हुआ, उसके बाद में रिसीविंग द कैश फ्रॉम सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज इन द साइकिल। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन था। यही चीज़ हम यूज़ करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इज नीडेड। आप ये बताओ कि वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग करवाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ भी लोगे ना तो भी इट्स दैट इजी। वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कराना क्यों ज़रूरत पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। अब वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए 15 लाख का, तो 15 लाख रुपए, अभी मैं बिजनेस अगर, चलो बहुत ही एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, मैं अगर वीडियो लेक्चर्स बेचना चालू करता हूँ, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स अगर बेचना चालू करता हूँ तो मेरे को सबसे पहले बुक्स प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो एक बुक्स का, पेन ड्राइव्स का सिस्टम, ये सब मेरे को प्रिंट करके रखना पड़ेगा, उसके लिए लगते हैं पैसे। और मान लो 1 लाख रुपए लगने, अब अगर उसको 1 लाख रुपए लगने तो ये 1 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? मैंने तो अभी कुछ बेचा ही नहीं, तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। आई बात समझ में? मैं तो बेचूंगा तब तो पैसे आएंगे ना, तो पहले 1 लाख रुपए कैसे लाऊं? पैसे आए तो खर्चा करे इंसान, लेकिन यहाँ तो पहले खर्चा करना पड़ेगा 1 लाख का, फिर आपको बिकेगा, फिर आप मुझे पैसा दोगे। पहले 1 लाख रुपए कहाँ से लाओ? इसलिए फाइनेंसिंग करवाना जरूरी होता है। अब ये फाइनेंसिंग 2 तरीके से हो सकती है। पिछले साल आपने कुछ बिजनेस किया था, उसमें से कमाया होगा, वो पैसा लगा दो, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। और अगर वो पैसा कम पड़ रहा है तो फिर बैंक से लोन लो, ठीक है। सो क्या क्या चीजें आती है, ध्यान दो। द फास्टर अ बिजनेस एक्सपांड्स द मोर कैश इट विल नीड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। गुड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल जनरेट कैश। Good management of working capital will generate cash which will help improve profits and reduce risk। ध्यान देना, वर्किंग कैपिटल का बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज अगर आपने किया, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया, तो इससे 2 चीजें होगी। इससे आपका एक प्रॉफिट बढ़ेगा और उसमें से रिस्क कम होता जाएगा। मोस्ट बिजनेसेस कैन नॉट फाइनेंस, इस सेंटेंस पे ध्यान देना, बहुत सारे बिजनेसेस कैन नॉट फाइनेंस द ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि जो ऑपरेटिंग साइकिल हमने 70 दिन का दिया, 70 दिन लगते हैं आपको हाथ में कैश आने में, तब तक आपको 70 दिन के लिए रॉ मटेरियल खरीदना, वेजेस पे करना, सैलरी पे करना, डेटर्स में फंसाना, इनको ये पैसा कहाँ से लाओगे? 70 दिन के लिए पैसा लाओगे कहाँ से? डेटर से तो 70 दिन बाद मिल रहा, तब तक पैसा कहाँ से लाओगे? सो मोस्ट बिजनेसेस कैन नॉट फाइनेंस द ऑपरेटिंग साइकिल विथ अकाउंट्स पेबल अलोन। अगर अभी ध्यान दोगे तो आपको एक्चुअल में 90 दिन लग रहे हैं, 90 दिन लग रहे हैं आपको फाइनेंसिंग के लिए। लेकिन ये 90 दिन, अरे आप ही सोचो ना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अभी पैसे नहीं लिए ना हमने, इसलिए समझ नहीं आया होगा। अभी पैसे लेते हैं, ध्यान दो। क्रेडिटर ने माल बेचा सर 10 लाख रुपए का, ये 10 लाख का माल यहां पे आ गया। अभी हमने 10 लाख दिया है क्या? नहीं दिया, लेकिन यहां 30 दिन तक माल रहना है रॉ मटेरियल में, और क्रेडिटर ने हमको सिर्फ 20 दिन का टाइम दिया। 20 दिन खत्म हो गए, माल कहां पड़ा है? अभी भी रॉ मटेरियल स्टोरेज में पड़ा है, और 10 दिन यहां पे पड़ा रहेगा, लेकिन इसको पेमेंट करना जरूरी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना जरूरी है। पैसा कहां से लाओगे? आपके पास तो आया नहीं, पैसा कहां से आएगा? डेटर से आएगा, वो जो उधर से डेटर्स आपको पैसा देगा, लेकिन उसके पास पहुंचेगा माल तब तो वो 30 दिन कंप्लीट होंगे, तब तो वो आपको पैसा देगा। सो बोलने का मतलब सिंपल है, आपको जो फाइनेंसिंग करवानी है, आपको जो दिन लगने हैं वो 90 दिन लगने हैं। 90 में से 20 दिन सर आप मान के चलो क्रेडिटर से टाइम मिल गया, अब बाकी के 70 दिन के लिए पैसा कहां से लाओगे? 20 दिन तक तो क्रेडिटर ने आपको फ्री में माल दे दिया, बोला कि चलो ठीक है 20 दिन तक आप ले लो, उसके बाद पेमेंट करो। 70 दिन, तो क्वेश्चन में भी यही बोला गया है लास्ट में कि सिर्फ अकाउंट्स पेबल से हम वर्किंग कैपिटल को फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। वर्किंग कैपिटल को अकाउंट से फाइनेंसिंग किया कब बोलते पता है? जब क्रेडिटर ने 90 दिन का टाइम दिया और बाकी भी आपका 90 दिन आ रहा, तो 90 माइनस 90 जीरो हो जाता, यानी आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जीरो है, तो ही आप बोल सकते हो कि क्रेडिटर ने एंटायरली फाइनेंस किया है, अदरवाइज नहीं। अब
कॉन्सिक्वेंटली वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इज नीडेड। अब क्योंकि 70 दिन कम पड़ रहे हैं इसलिए वर्किंग कैपिटल को अब आपको फाइनेंसिंग करवाना पड़ेगा, और इसके लिए आप या तो बैंक जाओ लोन लो, या तो दोस्तों से मांगो अनसिक्योर्ड लोन, या तो आप डिबेंचर इशू करो, शेयर कैपिटल इशू करो, कुछ भी, अब मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। अब इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कहा गया है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बियर इन माइंड दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर्स and holding stocks can represent a substantial proportion of a firm's total profit. It is important to bear in the mind means cost of providing credit to the customers. कस्टमर के पास में 50 लाख की कार दे दी आपने और अभी तक पैसा नहीं लिया, और वो 30 दिन बाद पैसा देने वाला है। अब ये 50 लाख आपने उधार लेके कार बनाई थी, 50 लाख आपने उधार लिया था 12% के इंटरेस्ट पे साल भर का, तो एक महीने का आपको 1% देना पड़ता है। 50 लाख पे 1% 50,000 रुपए तक का है, जो आपको कस्टमर तो नहीं देने वाला एक्स्ट्रा, लेकिन आपको 50,000 की कॉस्टिंग बियर करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो आपने कार बनाई है 49,50,000 की, जिसमें आपने 50,000 का प्रॉफिट डाला और 50 लाख में वो कार बेच दी डेटर्स को। अब जब डेटर्स पैसा देगा तो वो कितना देगा, 50 लाख देगा, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा आपको कितना था, सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट था, लेकिन अब आपने ये जो 50 लाख लाया था उस पर 12% का इंटरेस्ट देना, यानी 1% पर मंथ, यानी कि 50,000 का तो सिर्फ इंटरेस्ट आ गया। आपने कमाया कितना उसको बेच के, 50,000, और इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा, 50,000। आपका क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं, पूरा प्रॉफिट चला गया उधर। तो कभी भी इंश्योर करना कि यार आप अपनी 49,50,000 की कॉस्ट में पहले इंटरेस्ट ऐड करो, तो अब आपको आ रहा है 50 लाख की तो कॉस्टिंग है सर, अब उसको 1 लाख ऐड करके 51 लाख में बेचो, उसके नीचे बेच ही नहीं सकते, प्रॉफिट ही नहीं होएगा। What are the different dimensions of the component of working capital? वर्किंग कैपिटल के 2 डायमेंशन होते हैं, टाइम और मनी। वर्किंग कैपिटल को पूरा कन्वर्ट होने में कितने दिन लग रहे, 70 दिन लग रहे थे वो, और पैसा कितना लगना है। सो एग्जाम्पल के तौर पे 70 दिन तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, लेकिन पैसा मैंने अभी तक आपको कैलकुलेट करके नहीं बताया कितना लगना है, ठीक है। सो पैसा कैसे कैलकुलेट होएगा, रॉ मटेरियल की अमाउंट कितनी है 30 दिन की, 30 दिन का रॉ मटेरियल कितना होता है यार, इसने जो दिया ना 20 दिन के क्रेडिट में दिया था कितना, 10 लाख रुपए का। सो मैं मान के चलता हूँ कि 30 दिन का अमाउंट होता है कुछ 15 लाख रुपए, तो 15 लाख का स्टोरेज में पड़ा। उसके बाद ये 15 लाख रुपए का मान लो रॉ मटेरियल यहाँ गया, उसमें WIP ओवरहेड ये वो सब ऐड हो गया 20 लाख का, ठीक है। अब ये 20 लाख का इधर फिनिश गुड्स में गया, फिनिश गुड्स का आपने 20 लाख का बेचा, तो टोटल मिला के 20 लाख की आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बनती है यहाँ पे, अगर और कुछ खर्चा ऐड ना करें हम तो ये 20 लाख रुपए होता है। चलो आगे देखेंगे एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट होता है। मेंशन द डिफरेंट सिचुएशन वेयर वी कैन गेट मनी टू मूव फास्टर और स्लोअर अराउंड द वर्किंग कैपिटल साइकिल। व्हाट विल हैपन व्हेन वी कैन मूव मनी फास्टर अराउंड द वर्किंग कैपिटल साइकिल, मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अगर आपको पैसा जल्दी मिलने लग गया तो क्या होगा, और लेट मिला तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं सर रिसीवेबल्स की, जो डेटर्स को हम माल बेचते हैं। सोचो डेटर्स को माल बेचने के बाद 30 दिन का टाइम दिया था, अगर उसने पैसा जल्दी दे दिया 10 दिन में तो क्या होगा, आपको कैश जल्दी मिल जाएगी, आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम हो जाएगा, तो आप तुरंत वो पैसा कहीं और इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि बैंक से लोन लेने की ज़रूरत कम पड़ जाएगी। यू रिलीज द कैश फ्रॉम द साइकिल, पूरे साइकिल से कैश रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर रिसीवेबल्स बहुत स्लो हुए, 30 दिन की जगह 50 दिन में पेमेंट किया, तो आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा। 30 दिन में आपने एक्सपेक्ट किया था पैसा आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, वो क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं होगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं होगा तो सारा आगे का प्रोसीजर बिगड़ जाएगा। सो योर रिसीवेबल्स विल सोक अप कैश, मतलब आपके पास जो कैश थी वो रिसीवेबल्स में जमा होती जा रही है। अगर आपको बेटर क्रेडिट मिला, एक सेकंड ना, अगर आपको बेटर क्रेडिट मिला इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन और अमाउंट फ्रॉम द सप्लायर, अगर सप्लायर ने 20 दिन की जगह अगर 30 दिन का क्रेडिट दिया, 40 दिन का क्रेडिट दिया, तो आपके लिए फायदा है, आप वो एक्स्ट्रा 10 या 20 दिन तक कैश अपने पास रख सकते हो। अदरवाइज जैसे 20 दिन होते ख़त्म उसको पेमेंट करना पड़ता। अगर उसने 40 दिन का टाइम दिया है तो और 20 दिन आप अपने पास कैश रख सकते हो। 50 करोड़ रुपए का मतलब मान लो पेमेंट है, और सिर्फ 20 दिन तक अगर अपने पास में कैश रखते हो ना, फ़ायदा कितना है मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट के रूप में। लेट्स से 50 करोड़ पे आप 7% का इंटरेस्ट कमाते, तो ये होता है, सॉरी
ये 50 करोड़ है, ठीक है। इस पे 7% का इंटरेस्ट आता है, 3.5 करोड़। हाँ, साल भर का डिवाइडेड बाय 360, ये एक दिन का, मल्टीप्लाइड बाय 20 डेज आपको एक्स्ट्रा मिले ना क्रेडिटर से। फ़ायदा देखो कितना है, 19,44,444, 20 लाख रुपए बचा लिया आपने सिर्फ क्रेडिट पीरियड 30 दिन, 20 दिन की जगह 40 दिन करने से। 19 लाख रुपए का फ़ायदा आपकी कंपनी को। सो कई बार क्या होता है पता है, दिनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, मैनेजर्स ये कोशिश करते हैं सर 20 दिन का क्रेडिट पीरियड को 21 दिन करवा दो। 21 डेज भी अगर आपने कर दिया ना तो 1 लाख रुपए का सीधा फायदा होता है, सीधा फायदा साल भर में। अब 20 का 25 कराया होगा तो 5 लाख का फायदा। सोचो, मतलब हम लोग भी, मैं भी आपको बताता हूँ कि जब हम वीडियो लेक्चर्स भेजते हैं वेबसाइट पे तो हमको पेमेंट गेटवे चार्जेस देने पड़ते हैं। तो पेमेंट गेटवे चार्जेस कई बार 2.5% तक जाता है। तो मेरे यहाँ से स्टाफ या जो अकाउंटेंट या फिर मेरा जो दूसरा पार्टनर होता है वो कोई ना कोई कोशिश करता रहता है कि 2.5 को किसी तरह से 2 पे लेके आ जाए। क्योंकि अगर 0.5% भी बचता है तो सोचो, साल भर में अगर 0.5% बचता है और मेरे कंपनी का टर्नओवर है 12 करोड़ रुपए। सो 12 करोड़ रुपए पे 0.5% भी अगर बचता है तो मैं 6 लाख रुपए बचा रहा हूँ साल भर के, 0.5%। और इसके लिए लड़ाई झगड़े चलते हैं, लड़ाई झगड़े यानी कि बहुत मेहनत करते हैं कि यार 2.5 का 2 कर दो, 2.5 का 2 कर दो। तो ये होता है, प्रैक्टिकली लाइफ में होता है। अब इसके बाद में इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर आप फास्ट में शिफ्ट करोगे, रॉ मटेरियल स्टॉक कितना 30 दिन का रख रहे थे आप, 30 दिन का ना रखते हुए थोड़ा और फास्ट शिफ्ट करो तो आपकी कैश जल्दी निकलेगी। और अगर आप स्लो शिफ्ट करोगे तो आपको, अब ये बात बहुत ही सिंपल है, जितने दिन तक माल पड़ा रहेगा उतना कैश ब्लॉक्ड रहेगा। जितना जल्दी पैसा आ जाएगा या जितना जल्दी शिफ्ट होएगा उतना आपको कैश कम ब्लॉक होएगा, कैश जल्दी फ्री होएगा। तो ये सारी चीज़ें थी सर, यही सब चीज़ें आपको नीचे भी यही लिखा हुआ है, जो ऊपर टेबल में दिया है वो लिखा हुआ नीचे में। होल्ड करना 1 सेकंड।
एक सेकेंड ना, सॉरी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सर। द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इंडिकेट्स अ नंबर ऑफ थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू अ कंपनी। अच्छा, पहला वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपको चीज़ें क्लियर रखना, इतना ज़्यादा वो नहीं है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ेगा। और मतलब ये कि है कि क्रेडिटर्स, मान लो क्रेडिटर्स से ज़्यादा टाइम लेते हो तो कैश रिलीज होती है, कम टाइम लेते हो तो जल्दी पेमेंट करना पड़ता है, तो कैश आपके पास नहीं बचती। इन्वेंट्री जितना जल्दी प्रोडक्शन हाउस में शिफ्ट करोगे, अगले अगले स्टेज पे शिफ्ट करते जाओगे, उतना ज़्यादा कैश रिलीज होते जाएगा। इन्वेंट्री खरीद के ब्लॉक रखने में कोई मतलब नहीं है, पैसा ब्लॉक्ड रहता है। डेटर्स, डेटर्स से जितना जल्दी पैसा आएगा उतना अच्छा है आपके लिए, जितना लेट आएगा उतना बुरा है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इंडिकेट करता है नंबर ऑफ थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू अ कंपनी। ऑपरेटिंग साइकिल जो 70 दिन हमने कैलकुलेट किया था, इसको कैलकुलेट करने से कई सारी चीजें पता चलती है कंपनी के बारे में। ये बताओ कौन कौन सी है, एक एक चीजें देखो। द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल हेल्प्स इन द फोरकास्ट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इससे आपको पता चलता है कि अगले कितने दिनों तक हमारा पैसा ब्लॉक्ड रहेगा, किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है। यानी कि ये पैसा कब कितना लेके आना है। 70 दिन तक अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल अगर 70 दिन का, इसका मतलब 70 दिन जितना अमाउंट मुझे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, और ये पैसा आएगा कहाँ से ये भी पता लगाना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल इज द इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, इससे पता चलता है। मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल लेट से 70 दिन है, और सेम तरह की कंपनी दूसरी है और उनका ऑपरेटिंग साइकिल अगर 110 दिन है, इसका मतलब वो बहुत ढीले लोग हैं। उनका बहुत बार रॉ मटेरियल वो ब्लॉक रखते हैं स्टोरेज में, डेटर से पैसा ही लेते नहीं, ऐसा कर करके 110 दिन का साइकिल बन गया उनका। मेरा 70 दिन का एक कम है, इसका मतलब मैं बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट करता हूँ चीज़ों को, और वो लोग पैसा ब्लॉक करके रख देते हैं। ये मतलब होता है। सो परफॉर्मेंस पता चलता है मैनेजमेंट का। द नेट ऑपरेटिंग साइकिल रिप्रेजेंट करता है द टाइम इंटरवल फॉर विच द फर्म हैज टू निगोशिएट फॉर वर्किंग कैपिटल फ्रॉम इट्स बैंकर्स। ये एक और चीज, 70 दिन अगर आपको लग रहा है कि पैसा ब्लॉक्ड रहेगा, तो आपको ये चीज मदद करती है बैंक वालों से डिस्कस करने में कि देखो सर, इतना 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 है, 70 दिन का अमाउंट हमारा ब्लॉक रहता है, उसके पहले तो हम आपको पेमेंट दे ही नहीं पाएंगे। आज आप हमको लोन दे दो, उससे हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, स्टोरेज में रखेंगे, वर्किंग कैपिटल में जाएगा, फिनिश गुड्स में जाएगा, डेटर्स में जाएगा, उसके भी मतलब जिस तरह से ये पूरा साइकिल 70 दिन में कंप्लीट होगा, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर पाएंगे। तो ये मतलब होता है, ठीक है। बैंकर्स को समझाने में भी आपको इस चीज़ में मदद मिलती है। उसके बाद इट इनेबल्स टू डिटरमाइन एक्यूरेटली द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। 70 दिन अगर आप एक बार कैलकुलेट कर लेते हो, तो उससे ये पता चलता है कि आपके कंपनी में कितना अमाउंट आपको वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक रखने की ज़रूरत है। यार कोई भी प्लानिंग करता है कि मेरे पास अगर 1000 रुपये, तो 1000 रुपये में मैं क्या करूँगा इस वीकेंड में, मैं मूवी देखूंगा, मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा और कुछ करूंगा, इतना ही हो सकता है ना। आप ये तो नहीं प्लान कर सकते 1000 रुपये में गोवा जाके आ जाता हूँ, नहीं। तो आपको जब आपको पता चल जाता है कि 1000 रुपये है, तो आपको आइडिया आ जाता है कि कितना आप उसमें स्पेंड कर सकते हो, कहाँ कहाँ। वैसे ही जब मेरे को पता चल जाएगा कि 70 दिन है मेरे पास में, 70 दिन का वर्किंग कैपिटल होता है, तो मेरे को पता चल जाएगा 70 दिन में कितना अमाउंट मेरा ब्लॉक्ड रहने वाला है। द ड्यूरेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल, यानी कि वो 70 दिन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। जैसे फूड इंडस्ट्री होता है, उसमें 70 दिन का कंसेप्ट ही नहीं है, उसमें 1 दिन 2 दिन या 10 एक दिन का वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे वर्किंग कैपिटल क्या होता है उस केस में पता है, चावल ला के रख दिए, खाने पीने की चीज़ें ला के रख दिए 10-20 दिन, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक खराब हो जाता है फिर वो। और मतलब नहीं, 10 दिन का भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 या 2 दिन का वर्किंग कैपिटल होता है वहाँ पे, क्योंकि डेटर्स यानी जो फूड खाना आता है वो तुरंत पैसा देते हैं। कई बार तो पहले पैसा दो फिर मिलता है। वीडियो लेक्चर्स में ले लो, मैं वीडियो लेक्चर्स भेजता हूँ, उसमें वर्किंग कैपिटल बहुत कम होता है। क्यों पता है आपको? क्योंकि स्टूडेंट पहले पैसा देता है और फिर लेक्चर्स लेके जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या होता है, साल भर आप प्रैक्टिस में सर्विस देते हो और उसके बाद में आपको फोन करना पड़ता है क्लाइंट को कि पैसा दे दे। दिस हैपन्स। हाउ विल यू कैलकुलेट, अब ध्यान दो बहुत ही अच्छी तरीके से।
हाउ विल यू कैलकुलेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल। आई थिंक हम यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 से ये जो फॉर्मूलेज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फॉर्मूलेज आप देखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 29 के आगे से, यही आपको सारे काम आने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अभी तक की जो थी सिर्फ थ्योरी थी, अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत कम ऐसा होगा कि इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आएंगे। सो अभी तक हमने जितना पढ़ा सर क्या इररिलेवेंट था? नहीं 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 नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए, समझने के लिए जरूरी था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस बहुत कम था जितना भी हमने पढ़ा, लेकिन समझने के लिए और अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था इन सब चीज़ों का। बेसिक्स थे जो हमने पढ़ा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो हमने पढ़ा कम था इंपॉर्टेंट, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाओ आप भी, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, पानी पीते हैं, चाय कॉफ़ी पी के आते हैं, उसके बाद में मैं तुरंत ही आपको अगला वाला वीडियो या प्रोवाइड करवाता हूँ। यानी कि अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 29 ऑनवर्ड्स सारी थ्योरी फॉर्मूलेस खत्म कर देंगे, समझेंगे। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेश माइंड से अगला वीडियो देखिएगा। बाय बाय।